सरकार कार्य कर रही है और साथी दलों में तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 5 साल से काफी साल पहले ही यह सरकार गिर जाएगी। आगामी 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस चारों स्थानों पर सरकार बनाएगी, जिसके बाद राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य और बदलेगा। ये दावा कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर पवन खेड़ा ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के संवाद कार्यक्रम में कही। वे भाजपा द्वारा अपने साथी दलों के सांसदों को तोड़ने की कोशिशों के सवाल पर जवाब दे रहे थे। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर पवन खेड़ा ने श्रीमती माधवी बूथ द्वारा सेबी अध्यक्ष रहते हुए आईसीआईसीआई की 2 कंपनियों से लगातार सैलरी लिए जाने का भंडाफोड़ करते हुए बैंक और सेबी दोनों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सेबी अध्यक्ष से यह भी पूछा है कि क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे वे लाभ ले रही हैं। रेगुलेट करने का दायित्व वाली संस्था के प्रमुख द्वारा कंपनियों से लाभ लिए जाने की गंभीर कदाचरण हितों का टकराव और अनैतिक बताते हुए कहा कि अब भी यदि सरकार से पद से नहीं हटाया जाता तो उन्हें स्वयं पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बुलडोजर राज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए पवन खेड़ा ने खुशी व्यक्त की। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं निर्णय लिया। देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वरना पड़ोसी देश और भारत में फर्क क्या रह जाएगा। स्वतंत्र मीडिया को देश की जरूरत बताते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर इस दिशा में कार्य करने की बात कही। इस दौरान पवन खेड़ा ने गोदी मीडिया को अनेक बार आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया और विपक्ष का गठजोड़ जरूरी है, लेकिन हो यह रहा है कि कुछ मीडिया सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और सरकार को सवालों से बचाने के लिए निरर्थक मुद्दों पर बहस करते रहते हैं। कांग्रेस का हिंदू हितों के प्रति जागरूक न होने का नैरेटिव करने की कोशिश भी यही मुद्दा है। भाजपा का एजेंडा देश का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब देश में 400 से ज्यादा सीटें थी, तब भी मीडिया बेखौफ सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देता था और अन्ना हजारे जैसे लोग निडर होकर आंदोलन करते थे। ये होता है लोकतंत्र। आज मीडिया में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल कर सके। आज क्रैग रिपोर्ट के खुलासे भी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते। गैर भाजपा सरकार वाले राज्यों की घटनाओं पर मीडिया 20-20 दिन डिबेट कराती है, जबकि समान घटना भाजपा शासित राज्य में होने पर मीडिया संस्थान रस्म अदा कर चुप्पी ओढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा गढ़ी गई अतिमानव की छवि का देश पर तो असर हुआ ही, स्वयं मोदी जी भी इसके शिकार हो गए और स्वयं को भगवान का अवतार मानने लगे। जब घमंड इस स्तर पर चढ़ जाए तो जनता सबक सिखाती ही है। देखिए, मध्य प्रदेश का एक ऐसा उदाहरण है कांग्रेस का। आज से 5 साल पहले हम जीते और अब स्थिति ऐसी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन सुधार की दिशा में है। उसके निजी केसेस के बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं होगा, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन धन की कोई ज्यादा भूमिका मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ने कभी मानी हमारी राजनीति में, वो नहीं है। इक्का दुक्का उदाहरण कहीं हो तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं हम मानते, ना होता है हमारी पार्टी में, बिल्कुल नहीं होता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। शोभा जी बैठी हैं, इन्होंने कई ऐसी एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया है टिकटों की, ये भी जानती हैं। अभय भाई बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि ऐसा होता नहीं। प्रयास होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं होते, लेकिन ऊपर हमारे गांधी बाबा जैसे लोग बैठे हैं, वो नहीं होने देते। और मध्य प्रदेश में कैसे स्थिति मजबूत हो, बिल्कुल इस पे चर्चा हो ही रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्चा हो रही है, कदम भी उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको, मैं बार बार कहता हूं कि एक नई कांग्रेस है, और नई कांग्रेस किसी कारण से कहता हूं। हर 10 साल में, 15 साल में कांग्रेस पार्टी करवट लेती, कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीइन्वेंट करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 60-70 के दशक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती थी, समाजवाद की पूरी बात करती थी। उस वक्त की आवश्यकता थी, बिल्कुल की। लेकिन उसी कांग्रेस ने 30 साल बाद लिबरलाइजेशन भी की, क्योंकि उस वक्त की आवश्यकता लिबरलाइजेशन थी। तो इस पार्टी में एक लचीलापन भी है और एक निरंतरता भी है। कुछ मूल्य ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो 150 साल हो, 200 साल हो, 300 साल हो, उन पे समझौता नहीं होगा। लेकिन जहां लचीला होना है, आज की पीढ़ी के हिसाब से अपने आप को ढालना है, तो वो ढलने की क्षमता भी कांग्रेस पार्टी रखती है। मध्य प्रदेश में भी आपको वो करवट लेती हुई कांग्रेस दिखेगी।
आपकी आवाज बुलंद क्रिटिकल इशू है जिसपे आप पे लगातार बीजेपी सवाल भी कर रही है। जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है सर पॉलिटिकल, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो पीडीपी है वो इस आशय की बात करती है कि 370 और 55A को जो है रिपील किया जाना चाहिए, उसको फिर से एक लगाया जाना चाहिए। इनफैक्ट सर मतलब प्रदेश पे वापस अधिकार उनको मिल जाए। जो आपका एक गठजोड़ है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उस पर सवाल करती है, उस पर आपका क्या स्टैंड है इस विषय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है 2014 के बाद जब जम्मू कश्मीर का आखिरी इलेक्शन उस वक्त हुआ 10 साल पहले, उस वक्त पीडीपी का मैनिफेस्टो क्या था, मैं इनको याद दिलाऊं। पीडीपी का मैनिफेस्टो था कि दोनों देशों की करेंसी यहां चलनी चाहिए, पाकिस्तान की भी हिंदुस्तान की भी। पीडीपी का मैनिफेस्टो था सेल्फ रूल, उसमें 2 पेज थे। पीडीपी के मैनिफेस्टो में ऐसे अनेक पॉइंट्स थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल पढ़ा होगा, इसमें मैं नहीं मानता कि बिना पढ़े उन्होंने इसके बाद गठबंधन किया। तो गठबंधन करने के वक्त क्या उन्होंने टोका कि ये मैनिफेस्टो विड्रॉ करिए, गलत है? भले चुनाव के बाद गठबंधन किया। फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और पीडीपी ने। उसमें एक लाइन थी, मुझे अभी भी याद है, कि हुर्रियत से बातचीत की जाए। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब ये लाइन आपने लिखी थी, दोनों के हस्ताक्षर थे, तब और अब में क्या फर्क है? अब सहमत हैं या अपनी उस बात से कि हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए? तो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो को लेकर आप दूसरी राष्ट्रीय पार्टी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आने दीजिए, उस पर आप सवाल उठाइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का सवाल कांग्रेस से पूछोगे तो हम भी पीडीपी के मैनिफेस्टो का सवाल 2014 का आपसे पूछेंगे कि आपने फिर गठबंधन किया ही कैसे? जब वो कहते हैं पाकिस्तान की करेंसी कश्मीर में चलनी चाहिए, फिर भी आपने गठबंधन कर लिया, बताइए क्यों? सर, ये विमेन सेफ्टी और डॉक्टर सेफ्टी अभी एक मेजर इशू चल रहा है यहाँ पे, पूरे इंडिया में इसके ऊपर डिबेट चल रही है। अभी आपने जो अपना सेंटेंस कहा था उसमें कहा था कि स्टेट्स पे क्यों डिवाइड हो जाता है जब भी गैर कांग्रेस स्टेट में अगर कुछ होता है या फिर कांग्रेस स्टेट में। आपका फाइनल टेक इस पे क्या रहेगा कि ये क्या स्टेट्स में हमेशा डिबेट होना चाहिए या फिर इस पे कोई एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए? ये तो ऐसा क्योंकि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद हम 2024 तक अभी तक आ गए हैं और अभी भी हम ये स्टेट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये उस स्टेट का है या इस स्टेट का है। बिल्कुल ठीक। दूसरा एक सवाल मेरा वायनाड कैंडिडेचर पे रहेगा कि क्या फाइनल डिसीजन हो पाया है वायनाड कैंडिडेचर पे या फिर अभी ये अनाउंसमेंट ही है और ये फाइनल डिसीजन हो पाएगा? जो पहला सवाल है पहले उस पे, फिर दूसरे पे। यही मैं बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टिव बात मत कीजिए। निर्भया होता है, शीला दीक्षित की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो पूरी भाजपा सड़क पर। कोई बात नहीं, आपका काम है, होना चाहिए विपक्ष में, कोई दिक्कत नहीं, करिए, दबाव डालिए सरकार पर। बंगाल में होता है तो एक मापदंड, बदलापुर में होता है तो दूसरा मापदंड, और उन्नाव और कठुआ और हाथरस में होता है तो अलग ही मापदंड। फिर आप बलात्कारी के साथ खड़े हुए दिखते हो, ये कैसे हुआ? देश की कोई राजनीतिक पार्टी ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा कि बलात्कारी के पक्ष में रैली निकाली हो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तीनों बार भाजपा ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा द्वारा कांग्रेस से सवाल पूछे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा स्वयं कटघरे में है, क्योंकि उसने पीडीपी जैसी कश्मीर में पाकिस्तान की मुद्रा भी चलाने और विभाजनकारी एजेंडे वाले पार्टी के साथ गठबंधन भी किया और सरकार बनाई। देश के मीडिया, सामाजिक संगठनों और केंद्र सरकार द्वारा महिला अपराधों पर सिलेक्टिव अप्रोच पर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया। गैर भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं पर ही क्यों विरोध होता है? बंगाल की घटना पर अनेक रैलियां निकालने वाली भाजपा बदलापुर, यूपी, मध्य प्रदेश, मणिपुर पर क्यों खामोश रहती है? संविधान, नियम कानून, रूल ऑफ लॉ पर चलता है। अगर देश में लॉ है तो उसी लॉ के हिसाब से न्याय मिलेगा, सजा मिलेगी,
राहत मिलेगी, जो भी मिलना होगा उसी कानून के हिसाब से मिलना चाहिए। नहीं तो हम में और हमारे पड़ोस के कुछ देशों में क्या अंतर रह जाएगा। यही फर्क है कि हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं और एक परिपक्व लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। मैं बड़ा अच्छा लगा आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन सुनी और पूरी उम्मीद है कि अब इस दिशा में कुछ सशक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि कोई भी चुनी हुई सरकार, कोई भी अपने आप को कोई ऐसा अड़ोस पड़ोस के देशों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वैसे मॉडल पे नहीं ले जाए देश को जहां ये जाता हुआ दिख रहा है। पवन जी, मैं नेहा जैन न्यूज O2 से। मेरा आपसे सवाल है, केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद अटकलें तेज है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़कर जो लोकसभा में उनका बहुमत कम है वो बहुमत में आने की कोशिश कर रही है, तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दूसरा, एक लंबे समय से देखने में आ रहा है कि निजी और सरकारी मीडिया संस्थानों को सत्ता पक्ष ने अपने प्रचार के टूल पर उपयोग किया है। आप लोग भी लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं, सत्ता कोई भी हो, मीडिया को प्रचार का टूल बनाया जा रहा है। तो क्या जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पब्लिक डायरेक्ट फंड जैसा कोई विकल्प या नीति लेके आएगी? तीसरा, केंद्र और मध्य प्रदेश में भी भारी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करने की कांग्रेस की क्या नीति रहेगी? 3 सवाल पूछे आपने। पहला याद दिलाना पड़ेगा, मैं इतना तो प्रयत्न। केसी त्यागी, हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी 4 जून से पहले की भारतीय जनता पार्टी और 4 जून के बाद की भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। फर्क क्या है वो सामने दिखता है। बार बार यू टर्न लेती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है आपको। आपने कभी सुना प्रधानमंत्री माफी मांगे? पहली बार माफी मांगी। वो अलग बात है कि ऐसे माफी मांगी जैसे पत्थर मार रहे हो किसी को, जो शिवाजी महाराज के लिए जो उन्होंने जाकर महाराष्ट्र में माफी मांगी। लेकिन कुछ फर्क तो है। अब भी अगर वो वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे पार्टियों को तोड़ने फोड़ने की, तो मुझे लगता है खामियाजा भुगतने के लिए 5 साल की इंतजार उनको नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी खामियाजा भुगत लेंगे। नंबर 2, आपका सवाल था, बहुत आवश्यक है इस तरह की डिबेट होना। कुछ मॉडल्स हैं इस देश में, ट्रिब्यून है उनमें से एक, और भी 1-2 मॉडल्स हैं जो किसी एक लाला के या सेठ के या मालिक के कंट्रोल में नहीं है, उनके कब्जे में नहीं। वो ट्रस्ट मॉडल, शायद उस पर एक डिबेट होना आवश्यक है और उस पर कुछ निर्णय लेना भी आवश्यक है। हमारी जब सरकार बनेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम मीडिया की स्वतंत्रता पे क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो कदम हम उठाएंगे। नंबर 3, आपने कहा कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए, तो और आपका सवाल था कि हम अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे। मुझे लगता है जो गए उनके जाते ही हम काफी मजबूत होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो थे तो हम कमजोर थे। खेड़ा जी, पिछले दिनों हमने देखा है श्रीलंका की स्थिति को देखा है, उसके बाद बंगाल की स्थिति को देखा है, हमारे साथ ही लगा पाकिस्तान है, वहाँ भी जिस तरह के हालात हैं, इन तीनों साइड में देखने के बाद क्या लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो आगाम है, जनता है, वो कहीं ना कहीं कसमसाई हुई है, और अगर उसको भी एक रास्ता मिलेगा तो उस दिशा में जाने के लिए तैयार है? हिंदुस्तान की जनता के सामने रास्ता 1952 से लगातार दिखता आ रहा है और वो उस रास्ते पर चलते आ रहे हैं। हर 5 साल में उस रास्ते पर जाते हैं और बटन दबाते हैं या मोहर लगाते हैं। ये हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है। अड़ोस पड़ोस में जो हो रहा है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका में तो अब चुनाव हो ही रहे हैं, वहाँ जब वो न्यूज़ में हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं तो फिर याद आता है कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इतने हमारे जो महान नेता थे, उन्होंने जो नींव हमारे लोकतंत्र की बनाई वो इतनी मजबूत है कि कितने ही तूफान आ जाएं, पिछले 10 साल से तूफान आ ही रहे हैं, फिर भी लोकतंत्र गिरता नहीं है, तबाह नहीं होता, कोलैप्स नहीं कर जाता। ये ताकत हमारे देश की। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की आवाम को, लोगों को उस रास्ते पे जाने की कभी जरूरत पड़ेगी। जब तक मीडिया, जो कि यहाँ इंदौर में देख पा रहा हूँ, दिल्ली में नहीं दिखता ऐसा मीडिया, माफ करना, लेकिन ऐसा विपक्ष और ऐसा मीडिया हो तो मुझे नहीं लगता इस देश में कभी लोकतंत्र खतरे में आएगा। पवन जी,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस पे आरोप लगाती कि कांग्रेस हमेशा से अल्पसंख्यकों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व देती है, बहुसंख्यकों को ध्यान नहीं रखती है। तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं कि 80% जनता के प्रति भी उनकी जवाबदेही उतनी ही है जितनी वो 20% के लिए रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर 75 साल में से 54 साल अगर हम सरकार में हैं, क्या सिर्फ एक वर्ग के या एक मजहब के वोटों से ही है? लगातार अगर 54 साल तक हम सरकार में रहे, बीच में थोड़ा बहुत गैप के अलावा, तो सबका समर्थन मिला तभी तो हम, और वो समर्थन यूं ही तो नहीं मिलेगा। जिन्होंने समर्थन दिया वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सबको लगता है आगे भी लगेगा कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी सरकार है। तो ये एक भ्रांति फैलाई जाती है, आज से नहीं फैलाई जा रही। जब व्हाट्सएप का कल्चर नहीं था तब से संघ ये फैलाता था, अब व्हाट्सएप के मार्फत फैलाता। लेकिन सबके सामने सब सच्चाइयां हैं। फिर भी अगर लोगों को लगता है कि हर 15 दिन में, क्योंकि हर 10-15 दिन में नई अफवाह फैलाते हैं, हर 15 दिन में हमारे वरिष्ठ नेताओं को आकर सफाइयां देनी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को किसी सफाई की आवश्यकता है, देश समझता है। संवाद कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार खारीवाल, सुदेश तिवारी, गौरव चतुर्वेदी, रचना जौहरी एवं अभिषेक बड़जात्या ने श्री पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभय दुबे एवं महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर लिंबोदिया, मीना राणा शाह एवं सुदेश गुप्ता ने स्मृति चिन्ह एवं क्लब द्वारा प्रकाशित गांधी साहित्य भेंट किया। कार्टूनिस्ट कुमार लाहोटी ने पवन खेड़ा एवं अभय दुबे को उनके कैरिकेचर भेंट किए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका पुष्पहार से स्वागत पवन खेड़ा ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन प्रवीण कुमार खारीवाल ने किया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।